यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह राजेंद्र भंडारी आज कराएंगे नामांकन। नामांकन में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। पहली बार पिथौरागढ़ के आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उत्तराखंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। शीतकाल की अपेक्षा 3 गुना बढ़ा नदी का जलस्तर। 11,000 क्यूसेक के पार पहुंची शारदा। हल्द्वानी के टांडा के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। आग से दिल्ली हल्द्वानी हाईवे बंद। देहरादून में मौसम ने बदली करवट। तेज बारिश के साथ आंधी ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। पिछले कई दिनों से गर्मी ने तोड़ा था रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम हुआ रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार का फैसला। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। तो आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया अहम फैसला। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। तो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम को रद्द करा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2 दिन पहले ही यूजीसी नेट एग्जाम करवाया गया था और उसके बाद बीते दिन उसे रद्द कर दिया गया है। जून 2024 का एग्जाम रद्द हुआ है। केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि परीक्षा 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी कि पेन और पेपर मोड में ये आयोजित की गई थी, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार अब नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी और केंद्र ने जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। तो यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए होती है, जो कि 18 जून को करवाई गई थी। लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी की संकेत मिलते ही शिकायत मिलते ही इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया है अहम फैसला। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम हुआ रद्द। तो वहीं पिथौरागढ़ में पहली बार में होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। पिथौरागढ़ में पहली बार योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्वती सरोवर से शुभारंभ करेंगे। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी हुई पूरी। पिथौरागढ़ में पहली बार में होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी हुई पूरी। तो अहम जानकारी, जहां पिथौरागढ़ में पहली बार योग दिवस का होगा आगाज। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का किया जाएगा आगाज। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्वती सरोवर से करेंगे शुभारंभ। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी हुई पूरी।
पिथौरागढ़ में पहली बार होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्वती सरोवर से करेंगे शुभारंभ। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी हुई पूरी। पिथौरागढ़ में पहली बार होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे पार्वती सरोवर से योग दिवस का शुभारंभ। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी आज कराएंगे नामांकन। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी आज कराएंगे नामांकन। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना करेंगे नामांकन। बद्रीनाथ से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भरेंगे पर्चा। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना करेंगे नामांकन। तो वहीं बद्रीनाथ से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भरेंगे पर्चा। दोनों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव के लिए पूरी तरह से बीजेपी है तैयार। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी आज कराएंगे नामांकन। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना करेंगे नामांकन। बद्रीनाथ से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भरेंगे पर्चा। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना करेंगे नामांकन। बद्रीनाथ से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भरेंगे पर्चा। दोनों के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव के बीच बाहरी और भीतरी का सवाल भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। मंगलौर सीट पर भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो पहले कांग्रेस और बसपा के टिकट पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ सीट पर भी उन्होंने कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल। इसके बाद अब कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी लखपत बुटोला के नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी 20 जून को नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर अपने प्रत्याशियों के टोटा होने का दावा कर रही है। हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिजल्ट आपने देखा होगा, उस रिजल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है
और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क रहेगा। मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो। भड़ाना जी कह रहे हैं 2006 में अजीत दर्ज होगी इस चुनाव में और कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं वो अपने भी हो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी हैं, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और अतीत व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, उस पर इतना विश्वास। जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है अपने कार्यकर्ताओं का, जिसका खामियाजा आपको दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा ने इन दोनों सीटों पर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी और करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का मुद्दा बनाया है। चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए। जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई, बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया, वो तो कहीं है ही नहीं। भड़ाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से, और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से। तो बीजेपी का कैडर में नाराजी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी के और गौतम ने, दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था, उसके लिए हम वोट कैसे मांगे। स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएँ और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचारक इस काम को करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निश्चित ही भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मंगलौर सीट पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है। हालांकि उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देहरादून के डोभाल चौक पर 3 दिन पहले हुए गोलीकांड के मामले में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पीड़ित परिवार के साथ कई संगठन और स्थानीय लोगों ने मृतक रवि बडोला को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालने के साथ ही 20 जून को देहरादून बंद का ऐलान किया। आपको बता दें कि रविवार को देहरादून के डोभाल चौक पर हुए गोलीकांड में स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ अब उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर गए हैं। मंगलवार को डोभाल चौक पर प्रदर्शन करने के साथ ही स्थानीय लोगों ने मिलकर आरोपी के घर तोड़फोड़ की और गुरुवार को सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों के समर्थन में देहरादून बंद का ऐलान किया है। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ और घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की है। इसलिए मैं अभी भी फिर बोलूंगी कि प्लीज हेल्प करिए इस टाइम पे। आज मुझे कल रात 2 बजे जब नींद नहीं आ रही थी तब मैंने व्हाट्सएप देखा, तो मैंने देखा कि लोगों ने स्टेटस डाल रखा था कि 19 तारीख को मतलब आज कैंडल मार्च हो रहा है मेरे हस्बैंड के नाम का। तब मैंने स्टेटस लगाया कि अगर हेल्प हो सकती है, आ सकते हो आप लोग तो प्लीज़ आना। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आज कैंडल मार्च है रिंग रोड पे 7:30 बजे से। अगर आप आ सकोगे ना, बस एक दिन दे सकोगे तो प्लीज़ दे देना। कल के बाद इस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन ना उठ जाए कि आज तक तो रवि बडोला कह रहे थे, आज से दीपक बडोला हो गया। हमारा घर का सब चला गया, सब कुछ। सबको पता है भारत एक पुरुष प्रधान समाज, जब आदमी कमा के लाता है उसके बाद घर की रोटी चलती है। गवर्नमेंट से हमें जो आज तक चाहिए, जो भी हमने कल मांगा उन्होंने हमें दिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में तमाम गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एरीज प्रशासन, वन विभाग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें आपको कि नंदप्रयाग चमोली निवासी दयाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि एरीज की ओर से सड़क बनाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 99 लाख दिए गए, लेकिन घटिया निर्माण किया गया। जनवरी 2023 में सड़क उखड़ गई, जबकि ठेका 18 मई 2022 को दिया गया था। 14 मार्च को एरीज के सिविल वर्क प्रभारी ने खुद सड़क निर्माण को संतोषजनक नहीं मानते हुए भुगतान नहीं करने की संस्तुति की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में बनाए गए हॉस्टल के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए, लेकिन वन विभाग की ओर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। एरीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ करप्शन को लेके हमने कोर्ट के सामने पिटीशन दाखिल की है। इसमें एक रोड का कंस्ट्रक्शन एक इशू है। दूसरा पिटीशन में हमारा एलिगेशन है कि कुछ हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेड़ गिराए गए जिनका कोई अकाउंटिंग नहीं हुई और उसको वन विभाग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तीसरा उसमें हमारा एक प्रोमिनेंट एलिगेशन है कि जो वहाँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही काफ़ी एब्सेंट रहते हैं, तो उससे जो वर्किंग है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। चौथा एलिगेशन उस पिटीशन में ये है कि जो वहाँ सिलेक्शन किए जा रहे हैं साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी पोस्ट पे, वो प्रॉपर नहीं है, उनमें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं हो रहा है। बदलते मौसम के कारण पालतू पशुओं की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तेज गर्मी होने से कुत्ते और बिल्लियों में उल्टी और दस्त की शिकायत के मामले भी बढ़ गए हैं। राजकीय पशु चिकित्सालय में रोजाना कुत्तों में उल्टी दस्त के 15 से 20 मामले आ रहे हैं। पशु चिकित्सकों के अनुसार गर्मी के मौसम में कुत्तों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की दिक्कत बढ़ी है। इस बीमारी में पशुओं में उल्टी, दस्त, डायरिया के साथ आंत में संक्रमण होता है। बड़े जानवरों को इस बीमारी से ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन छोटे जानवरों की जान पर भी बना रही है। पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके तेज गर्मी से जूझ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी खतरे में डाल दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में पालतू और आवारा जानवरों में थकान और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
डॉक्टरों ने पालतू और आवारा जानवरों को तेज गर्मी से बचाने के लिए इस दौरान धूप से बचाने और सुबह शाम नहलाने की सलाह दी है। जानवर चारा कम खा रहा है, बुखार आ रहा है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है। तो उसमें हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप जो जहाँ पे अपनी गौशाला में जानवर रखते हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। अगर आप लाइट पंखे लगा सकते हैं तो पंखे लगाइए। अगर दिन में सुबह शाम जब अपने एनिमल को नहलाइए। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी जो जनरल एक प्रैक्टिस है जो हम एडवाइस करते हैं कि ठंडे पानी में बोरी भिगोकर एनिमल के ऊपर कवर कर सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लोग अपने पालतू जानवरों को लंबे समय तक जंजीरों में बांधकर न रखें और इस मौसम में उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए वेंटिलेशन में रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। बीते कुछ महीनों से मुख्यालय पौड़ी में बनी पेयजल किल्लत के समाधान और इस अवधि के पानी के माफ करने की मांग को लेकर जल संस्थान विभाग में पहुंची अधिशासी अभियंता से छात्र संगठन और आवाहन संस्था द्वारा मुलाकात की गई और ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋत्विक असवाल और आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल का कहना है कि जल संस्थान विगत कुछ महीनों से शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नानघाट योजना से जल संस्थान शहरवासियों की प्यास बुझाने में नाकाम दिख रहा है। उन्होंने इस दौरान पानी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की और शहर में पेयजल किल्लत के दौरान के पानी के बिल माफ करने की मांग उठाई ताकि जनता की जेब पर अतिरिक्त भार न पड़े। 3 से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने आए थे हम लोग और इस टॉपिक पे बात हुई कि एक एमएलडी पानी हर साल कम हो जाता है नानघाट से, क्योंकि वो उसका स्रोत जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमने इनको ये निवेदन किया है कि जब आपको पता रहता है हर साल एक एमएलडी पानी कम हो जाता है तो आप लोग मार्च या अप्रैल में उसकी पूरी तैयारी क्यों नहीं कर लेते पहले ही। और हमने एक रिक्वेस्ट और करी है इनसे, एक निवेदन किया है कि जब आप पानी के बिल के लिए इतनी पूरी डुगडुगी पिटवाते हैं पूरे शहर में, तो जिस वार्ड में पानी नहीं आता उसमें आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाते हैं कि आज इस वार्ड में पानी आया। आदमी कम से कम पहले से ही प्रिपेयर हो रहे कि आज पानी नहीं आएगा, पानी जिस हिसाब से पानी रहेगा उस हिसाब से आदमी जो है उस पानी को चलाएगा। आए थे जिस तरह से शहर में पेयजल किल्लत बनी हुई है, किस तरह का निवारण किया जाए? नहीं, वो बताया हमने एक्चुअली सोर्स पे जो नानघाट के सोर्स पे पानी कम हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मेकअप किया जाए और उसके लिए आगे कार्रवाई भी गतिमान है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कत न रहे। पानी के बिल यहाँ पे नगर पालिका का जो बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है उसके आधार पर सभी लोगों को दिया जाता है और इसके अस्थायी समाधान के लिए पहले भी मांग आई थी तो उसके लिए मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है। तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से लोगों को बिल भी जाएगा। तो उसमें चल रहा है, मीटरिंग की कार्रवाई चल रही है। अमृत 2 के अंतर्गत जल निगम काम कर रहा है तो उसमें जो है मीटर लगा दिया जाएगा। तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से ही उसको दिया जाएगा। टेंडरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। जैसे टेंडर फाइनल होता है तो वो लोग इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जल जीवन मिशन में एक्चुअली 2 फेज में काम हुआ था। पहले फेज में सभी घरों में कनेक्शन लगाया जाना था और दूसरे फेज में जो है उसमें पानी बढ़ाने का या टैंक बनाने का या राइजिंग मैन वगैरह पंपिंग का काम किया जाना था। तो वो फाइनल होने वाला है। कहीं कुछ जगहों पे अभी शेष कार्य रह गए हैं, इसको हम लोग तेजी से प्रयास करेंगे पूर्ण करके और इसका समाधान निकालेंगे। इस तरह की दिक्कतें जी आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहर में 4 दिन 5 दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कहीं पे तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, कहीं पे बिल्कुल ही पानी नहीं है। और जो आपने स्रोत जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पे लोगों के लंबा तांता रातों तक देखने को मिल रहा है। डब्बे लेके लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। आजकल पौड़ी में पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो काफी भीड़ भाड़ यहाँ पे लोगों के घरों में मेहमान आए हुए हैं और स्थिति यह है कि घर में एक बाल्टी नहाने तक के लिए पानी नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं कि पौड़ी को पर्यटक नगरी में तब्दील किया जाएगा, एक तरफ हम यहाँ देख रहे हैं कि कभी 4 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, कभी 5 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो हमारी मुख्य मांग है कि इस बार तो ठीक है, आप कहते हैं कि 1 से 1.5 MLD की पानी की किल्लत है, तो अगली बार इसका आप पूर्णतः इसके जो भी यथासंभव प्रयास हो सके आप उसकी पूर्ति करने के प्रयास करें और इस बार 50% बिल की कटौती की जाए। अगर नहीं मानी जाती सोमवार तक अल्टीमेटम हमें यहाँ लोगों द्वारा यहाँ पे दिया गया है। यदि सोमवार तक इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा।
पहले तो हम आज यहाँ पे आए थे जन संस्था में। पानी की दिक्कत है, हम पिछले विगत 3-4 महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 MLT पानी कम मिल रहा है, जैसे हमें सूचना मिली है। तो हम लोगों का मुख्य जो बात आज हम लोगों ने रखी है वो ये रखी है कि कहीं ना कहीं पौड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आपका रोजगार से हो या आपके एक व्यापार तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं हमें बिल में कटौती, अगर बिल में सब्सिडी मिल जाएगी इस बिल में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक राहत मिलेगी। तो हमारी आज की डिमांड जो है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं बिल में एक कटौती, एक सब्सिडी मिल जाए जो वाला हमारा बिल आने वाला है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पानी के लिए अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पानी, एक तो भीषण आग लगी हुई है हर जगह, पानी के स्रोत भी कहीं ना कहीं सूख रहे हैं, और 1 MLT पानी गर्मियों में कहीं ना कहीं कम रहता है। तो हमें आश्वासन मिला है हमारे एक्शन साहब से कि भैया नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसमें पूरा होमवर्क करके रखेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो गर्मियाँ आएंगी उसमें पानी की दिक्कत और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत अच्छे लेवल से करेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाएगा। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।